हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सीटेट की अति महत्वपूर्ण क्लास। इस जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी वो क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट टेट आदि में तो पूछे ही जाते हैं। इसके बावजूद अगर हम बीएड के किसी भी सेमेस्टर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरीके के एमसीक्यूज आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए हम करते हैं इन क्वेश्चंस की कंप्लीट, और साथ साथ में जहाँ तक जितना होगा उसके हम थ्योरी को भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा विकास, यानी विकास क्या होता है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी विकास है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि कई तरीके के विकास है या कई तरीके के परिवर्तन है वो शामिल होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो विकास है वो गर्भ से कह सकते हो गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी बच्चे के जन्म से लेकर जब तक बच्चे की किसी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो अपनी समाज से, परिवेश से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन बात वहीं करते हैं हम वृद्धि की या अभिवृद्धि की, दोनों ही रूप में ये अब कभी कभार आपको देखने को मिलती है। तो वृद्धि क्या है, यानी ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहेंगे, ग्रोथ होती है केवल शारीरिक विकास, यानी ग्रोथ से संबंध केवल और केवल शारीरिक विकास से होता है या शारीरिक परिवर्तन से होता है। लेकिन जिस प्रकार विकास निरंतर लगातार होता रहता है, वृद्धि एक समय पर जाकर के रुक जाती है। यानी ग्रोथ है वो लाइफ टाइम नहीं चलती है। जैसे किसी भी बच्चे का जो शरीर है वो एक समय में जाकर के स्टेबल हो जाएगा, है ना, हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से चाहे कोई पशु पक्षी है ना, कुछ भी हो, तो इनके अंदर भी जो ग्रोथ है वो एक निश्चित समय तक होती है। जबकि विकास कैसा है, विकास निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आइए पढ़ते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो इससे संबंधित एक वीडियो आपको मैंने पहले ही उपलब्ध कराई थी, जिसमें हमने क्या बोलते हैं आपके जो जीन पियाजे हैं उनकी समस्त जो थ्योरी थी उसको पढ़ा था, एवं उनकी जितनी भी जो स्टेजें थी उनके बारे में थ्योरी में कम्प्लीटली बात की थी। तो आज भी हम इनकी छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में इसको पढ़ेंगे, इनकी स्टेजों को। तो फर्स्ट एज है संवेदी गत्यात्मक एज। जो संवेदी गत्यात्मक एज है जिसको हम बोलते हैं वो बच्चे की कब होती है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो उम्र है वो संवेदी गत्यात्मकता के अंतर्गत आती है। इसमें बच्चे जितनी भी जो प्रतिक्रियाएं करता है वो सभी किसके द्वारा करता है, सेंसरी मोटर्स के द्वारा कर रहा होता है। इसमें जैसे उसे भूख लगती है, भूख लगने पर रो देता है ना, उसे कोई चीज़ पसंद आई, कोई बच्चे को खिला रहा है, हंस दिया, रो दिया, चिड़चिड़ा हो गया, है ना। तो जितनी भी जो प्रक्रियाएं हो रही होती हैं सेंसरी मोटर्स के द्वारा हो रही होती है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा है वो थोड़ा सा विकसित हो चुका है, अपना जो भाषा ज्ञान है वो दूसरों से बोल सकता है, तर्क कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, अपने आप में खोए हुए रहना, तल्लीन रहना, दूसरों के बारे में कौन क्या कह रहा है कुछ उसे कोई मतलब नहीं, है ना, उसने जो कुछ कहा वही सब कुछ है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा थोड़ा अनुमान लगाना सीख चुका होता है, 7 से 11 वर्ष की है ना। इसमें बच्चा जैसे कि बच्चे में थोड़ी सी स्थिरता आ चुकी होती है। बच्चे ने देखा कि एक गिलास लिया, उसने गिलास के अंदर उसने पानी डाला, उसी पानी को उसने किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। उसने देखा कि दूसरे बर्तन में जब हमने डाला तो उससे बर्तन भर तो गया लेकिन पानी उतना का उतना ही है। फिर उसने और बड़ा बर्तन लिया तो उसमें जो पानी था उसके सरफेस तक रह गया। तो उसने अनुमान लगा लिया कि यानी जो बर्तन है या जो जितने भी हमने क्यूब्स वगैरह ले रखे हैं उसका साइज़ तो बदल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो ठोस जो क्या बोलते हैं तरलता है वो उतनी की उतनी है। यानी तो बच्चा है वो थोड़ा ठोस संक्रियात्मकता की ओर में प्रेरित हो चुका है। औपचारिक संक्रियात्मकता, ये जो एज है वो 11 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चे हैं वो औपचारिक चीज़ों को सीख चुके होते हैं, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से कार्य करना है, समायोजन करना, है ना, कुछ तो कई सारी चीज़ों को एडजस्ट करना, ये समस्त चीज़ें बच्चे इस एज में सीख चुके होते हैं। आइए चलते हैं वैगोत्स्की के सिद्धांत की ओर। तो वैगोत्स्की के कितने सिद्धांत हैं उसकी ओर पढ़ेंगे हम। तो वैगोत्स्की ने ZPD यानी निकट विकास क्षेत्र के बारे में बताया है। यानी निकट विकास क्षेत्र का मतलब है बच्चा जिस क्षेत्र के अंदर रहता है उसी के निकट रह करके
ज़्यादा सीखता है। इसको बोलते हैं हम ZPD को, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चा जिन जिन लोगों के निकट गया, जिन जिन क्षेत्रों के आसपास गया, उन सब से उसने कुछ ना कुछ सीखा, चाहे अपने सगे संबंधियों से हो, चाहे अपने विद्यालय से हो, माता पिता से हो, या फिर अपने क्या बोलते हैं अध्यापकों से हो। तो जिन जिन लोगों के पास में निकट में रहता है, जिन जिन क्षेत्रों में रहता है, वहाँ से बच्चा अपनी सोच को विकसित कर रहा होता है। मुख्य अवधारणा है ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट लेना, सहारा लेना। सहारा लेने का मतलब है बच्चा जो भी कुछ चीज़ें सीख रहा है वो किसी न किसी सहारे के माध्यम से सीख रहा है। अब ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट किसका होगा? सपोर्ट हो सकता है उसके माता पिता का हो, उसके भाई बहन का हो, उसके रिलेटिव्स का हो, उसके फ्रेंड्स का हो, उसके स्कूल के वातावरण का हो, चाहे उसके अध्यापक का हो। यानी सीखने में बच्चे ने जिसका सपोर्ट लिया वो सभी हमारी स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएंगे। लैंग्वेज, भाषा क्या है? तो जो नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बच्चा अपनी मनोभावों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है एवं दूसरों के मनोभावों को सीखता है। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बच्चा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को सुन करके, सीख करके ग्रहण करता है। तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड होती है? तो बच्चा जब शुरुआत में अपने घर में रहता है तो अपने माता पिता के माध्यम से भाषा सीखता है, उसे हम कहते हैं मातृभाषा। उसके बाद बच्चा जैसे जैसे समाज के अंदर प्रवेश करता है, विद्यालय में जाता है, अपने अन्य सहपाठियों से मिलता है, अपने अध्यापकों से मिलता है, धीमे धीमे करके वो वहाँ से औपचारिक भाषाओं को सीखता है, अनौपचारिक भाषाओं को सीखता है। समस्त भाषाओं के ज्ञान को वो वहाँ से प्राप्त करता है। औपचारिक भाषाएँ वो हैं जहाँ जैसे हमें बड़ों से किस तरीके से बात करनी है। अनौपचारिक भाषा वो है जहाँ बच्चा घर में है, छोटा है, जैसे चाहे वैसे बोल देता है, कोई औपचारिकताएं नहीं है, किसी भी तरीके की कोई नियमबद्धता नहीं है, तो वो हमारा अनौपचारिक होगा। आइए पढ़ते हैं वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यहाँ टोटल हमारे 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिनका हम आंसर्स करेंगे। जहाँ तक होगा अगर कोई एक्सप्लेनेशन है तो हम एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? शारीरिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, नैतिकता का विकास या भाषा? जैसा कि भी हमने पढ़ा, शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चे को समाज से जोड़ो, है ना। तो बच्चे को समाज से जोड़ना है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया बताया गया है। तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चा समाज से रह करके सीखता है, तो समाज से रह करके सीख रहा है, इसलिए उसका आंसर भी क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास। तो वाइगोत्स्की का संबंध किससे है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास से है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ZPD का अर्थ है। तो ZPD का जो अर्थ है वो क्या होने वाला है? ZPD का जो अर्थ होगा क्या है? विकास क्षेत्र, निकट विकास क्षेत्र, दूर क्षेत्र या फिर मानसिक क्षेत्र। तो ZPD है, जो ZPD आपका उसका मतलब था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब होता था निकट विकास। निकट का मतलब है जहाँ बच्चा अपने पास के माहौल से चीज़ों को सीख सके, है ना। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा B। और इसका थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन। वह अंतर जो बच्चा खुद और सहायता से करता हो, यानी बच्चे ने अपने साथी, सहपाठी या अपने आसपास की जो चीज़ें थी उनके माध्यम से सीखने का प्रयास किया और अंतर करना जहाँ से सीख पाया चीज़ों के बीच में, तो वो क्षेत्र होगा हमारा कौन सा? निकट विकास का क्षेत्र। जितना बच्चा चीज़ों के पास में ज़्यादा रहेगा, लोगों के साथ ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट है हमारा, ZPD में कौन मदद करता है? तो जस्ट अभी हमने देखा कौन मदद कर सकता है, कौन हेल्पर होगा ZPD में। तो शिक्षक, मित्र, अकेला बच्चा, मशीन, किताबें। देखो अकेला बच्चा अकेला किसी भी तरीके से ज्ञान को गेन नहीं कर सकता है। मशीन केवल मशीनों से भी ज्ञान को गेन नहीं किया जा सकता। किताबें केवल और केवल किताब है तो उससे भी बच्चा नहीं सीख सकता है। बच्चे को सीखने के लिए चाहिए माहौल। माहौल जो चाहिए होता है वो बच्चे को कहाँ से मिलता है? शिक्षक से मिलता है, मित्र से मिलता है या अपने आस पड़ोस से मिलता है, जो निकट के लोग हैं उससे प्राप्त होगा। तो सही आंसर होने वाला है इसका शिक्षक, मित्र, सभी, है ना। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे, क्या एक्सप्लेनेशन है।
एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है ZPD, यानी बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है? MQ का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी बच्चे से जो ज़्यादा अधिक जानता हो बच्चा उससे अधिक नॉलेज प्राप्त करेगा। MQ का अर्थ क्या है? तो MQ का अर्थ जस्ट अभी हम पढ़ ही रहे हैं, वही था कि यानी मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। तो मोर नॉलेजेबल अदर का अदर कमज़ोर व्यक्ति, अधिक जानकार व्यक्ति, बच्चा या शिक्षक। आंसर होने वाला है अधिक जानकार व्यक्ति। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैफोल्डिंग का अर्थ बताइए। स्कैफोल्डिंग का अर्थ बताना है हमें। स्कैफोल्डिंग का जो अर्थ है वो क्या होगा? दंड देना, सहारा देना, परीक्षा लेना या पढ़ाना। तो स्कैफोल्डिंग अभी जस्ट हमने इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी, यानी बच्चा जब किसी की सहायता के माध्यम से कार्य कर रहा है, किसी न किसी सपोर्ट के माध्यम से कार्य कर रहा है, तो वो हमारा क्या होने वाला है? वो होने वाला है हमारा स्कैफोल्डिंग। तो देख सकते हो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है। तो आइए चलते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या है? तो एक्सप्लेनेशन है हमारा कि बच्चा धीरे धीरे सहायता देकर बच्चे को सिखाना, यानी बच्चे को थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलती है। कभी किसी से बच्चे ने देखा और देख करके उसको थोड़ा थोड़ा करके सीखना प्रारंभ किया, वही है हमारा क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत, सामाजिक प्रक्रिया, केवल स्कूल, केवल किताब। तो बच्चा व्यक्तिगत तौर पर अकेले नहीं सीखता है, केवल स्कूल भी नहीं है, केवल किताबें भी नहीं है, बच्चा समाज में रह करके सीखता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है सामाजिक क्रिया। तो समाज और संवाद से सीखना। बच्चा कहाँ से सीखेगा? समाज से सीखेगा और संवाद के माध्यम से सीखेगा। बच्चा जितना ज़्यादा दूसरों के साथ में इंटरेक्ट कर पाएगा उतना ज़्यादा सीख पाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा भाषा के महत्व से। भाषा का महत्व क्या है? कम, यानी कम भाषा का प्रयोग करना, अधिक भाषा का प्रयोग करना, नहीं करना या केवल बोलना। देखो भाषा का प्रयोग का मतलब है भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, यानी बच्चा जितनी भाषा का उपयोग करेगा उतना बच्चा अधिक मात्रा में सीख सकेगा। जैसे ये भी नहीं है केवल बोलता रहे, है ना। इसका मतलब है बच्चा बोले भी साथ में दूसरे का ग्रहण भी करे, यानी बच्चा क्या करे? भाषा को सोचे, है ना, भाषा पर सोच विचार करे, सीखने का माध्यम बनाए इसको, तब जा कर के भाषा का सही अर्थ हमारा निकलता है। तो इसलिए भाषा का सही आंसर होने वाला है अधिक। तो इस पे आप लोग लगा लीजिएगा अधिक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हमारा निजी भाषण। निजी भाषण का क्या अर्थ है? दूसरों से बात करना, खुद से बात करना, चुप रहना या लिखना। देखो निजी भाषण का मतलब होता है कि बच्चा खुद में ही खोया रहे। ऐसी एज थी कौन सी? 2 से 7 ईयर्स वाली जो एज थी उसमें बच्चा खुद से बातें अधिक करता है। जैसे कभी किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम्हें टेबल सुनानी है, टेबल सुनाते सुनाते कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जब भूलता है तो निजी संवाद में लग जाता है, टेबल को दोहरा रहा है अपने मन में, कभी कभार अकेले अकेले बैठा बात कर रहा है ना। तो ये जो निजी संवाद है वो होगा खुद से बातें करना, खुद ही जवाब दे रहा है, खुद ही क्वेश्चंस कर रहा है, तो इससे रिलेटेड कई बार होगा। तो यहाँ है बच्चा खुद से बात करके समस्या हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो कौन सा होने वाला है? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत होने वाला है कौन सा होगा? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण या जैविक। तो इनका जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ये किससे जुड़े हुए हैं? समाज से जुड़े हुए हैं। बच्चों को भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत है वो कौन सा दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो बताते हैं कि बच्चे पर किसका पड़ता है? समाज का पड़ता है, संस्कृति का पड़ता है, का प्रभाव रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, यानी सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? रटाना। बच्चे को रटा करके तो हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाना, है ना। सहयोग से सीखना, ये पॉजिटिव है आपका। दंड देना, दंड के माध्यम से बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए। परीक्षा, बार बार परीक्षा लेना भी बच्चे को किसी भी तरीके से सिखाने में सहायता नहीं देगा था।
तो इसलिए बच्चे को जो सीखने में मदद करता है वो है सहयोग से सीखना। बच्चा किससे सीखता है? सहयोग के माध्यम से सीखता है। सहयोग किसी भी तौर पर हो सकता है, माता पिता के माध्यम से हो सकता है, भाई बहन के माध्यम से हो सकता है, पड़ोस के माध्यम से हो सकता है, अध्यापक के माध्यम से हो सकता है, या फिर उसके सगे साथी, संघ के जो साथी वगैरह उसके माध्यम से हो सकता है, खेल के मैदान के माध्यम से हो सकता है। यानी बच्चा कहीं ना कहीं सहयोग के माध्यम से सीखता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ZPD जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है? यानी इसमें जो बच्चा है उसको क्या कार्य मिलता है? आसान कार्य, बहुत कठिन कार्य, सहायता से संभव कार्य, या कुछ भी नहीं। तो इसमें बच्चे को वो कार्य मिलते हैं जो बच्चे को कार्य करने में मदद करें, है ना। तो ऐसे जो कार्य होंगे वो कौन से होंगे? सहायता से संभव कार्य। जो सहायता से संभव होने वाला है आप इसको लगा लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक कैसा होना चाहिए छात्रों के लिए? एक नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, दंड देने के रूप में, या परीक्षक के रूप में। तो शिक्षक का कार्य है बच्चे का मार्गदर्शन करना। यानी जब बच्चे को ज़रूरत है किसी कार्य में, बच्चे को सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, तो टीचर का कर्तव्य बनता है उस समय पर उसको मार्गदर्शन करें। तो जो अध्यापक है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने का स्रोत। तो जो सीखने का जो स्रोत है वो क्या होगा? तो सीखने का जो स्रोत है वो क्या क्या हो सकती हैं? किताबें हो सकती हैं, समाज हो सकता है, टीवी हो सकती है, खेल हो सकता है। यानी बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखेगा? तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, बच्चा सबसे ज़्यादा जो सीखने का काम करता है वो कहाँ से करता है? समाज से करता है। बच्चा जितना ज़्यादा समाज के साथ में इंटरेक्शंस करेगा, जितना ज़्यादा बच्चा समाज के साथ में जुड़ेगा, उतना ज़्यादा बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। बाद बाकी इन सारी चीज़ों से भी सीखेगा, लेकिन उतना नहीं सीखेगा जितना बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कैल्प फोल्डिंग। ये कब हटता है? तो स्कैल्प फोल्डिंग है, यानी स्कैल्प फोल्डिंग दूसरों की मदद लेकर के सीखना। तो ये पूरी तरीके से कभी भी नहीं हटता, लेकिन हाँ धीमे धीमे करके ये कैसा होने लगता है? कम होने लगता है अंत में चल करके। यानी अंत में भी कब? जब बच्चा पूर्ण तरीके से सीखना में सक्षम हो जाता है, तो धीमे धीमे करके उसकी दूसरों से जो हेल्प लेने वाली चीज़ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर होने वाला है आंसर बी, यानी अंत में धीरे धीरे करके हटता है, पूर्ण तरीके से कभी भी नहीं हटता। क्योंकि भले ही हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, दूसरों से हमें थोड़ी बहुत सीखने में मदद हमेशा लाइफ टाइम के लिए मिलती ही रहती है। लेकिन हाँ पहले जैसी जो आदतें हैं वो थोड़ी सी कम हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की किस पर जोर देते हैं? तो वाइगोत्स्की किस पर जोर देते हैं? अकेलेपन पर, सामाजिक संपर्क पर, किताब पर, या परीक्षा पर? तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, वाइगोत्स्की हैं वो हमेशा समाज से जुड़ने पर प्रयास करते हैं। सामाजिक संपर्क ही इसका सही आंसर होने वाला है। तो सही आंसर है इसका सामाजिक संपर्क। तो वाइगोत्स्की हैं वो बच्चे को समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं, समाज के संपर्क में लाने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं कोलबर्ग के बारे में। इन्होंने नैतिकता के विकास जो बताया है उसके 3 सिद्धांत दिए हैं, है ना। 3 लेवल्स बताएं और जो 3 लेवल्स हैं उनको 6 स्टेज के अंतर्गत बांटा गया है। तो यानी 3 स्तर और 6 चरण। तो आइए पढ़ते हैं नैतिकता के विकास के बारे में, जो 6 चरण है उनके बारे में। नैतिक विकास में बच्चा क्या सीखता है? सही गलत की समझ को सीखता है ना। सही चीज़ें सीखता है कि किस तरीके का मुझे बिहेव करना चाहिए, है ना, दूसरों के सामने मुझे किस तरीके से रहना है। तो वो सारी चीज़ें बच्चा नैतिक विकास के अंतर्गत सीखता है, मोरल डेवलपमेंट के द्वारा सीखता है। इसके कुल 3 स्तर हैं और कितनी क्या बोलते हैं लेवल हैं इसके? स्टेज, यानी 6 स्टेजेस हैं। तो पहला है जो फर्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल एज। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो प्री कन्वेंशनल एज है वो छोटे बच्चों में पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी स्टेज होंगी? स्टेज होने वाली हैं 2 स्टेज होती हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एज है, फर्स्ट चरण है, उसमें बच्चा क्या सीखता है? दंड और आज्ञा पालन। यानी बच्चा थोड़ा सा दंड और आज्ञा पालन की ओर सचेत होता है। बच्चा जो भी कार्य कर रहा होता है वो किसकी वजह से कर रहा होता है? दंड की वजह से, कि कहीं मुझे इस चीज़ के लिए दंड ना मिले, है ना। तो बच्चा दंड से बचने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो व्यक्तिगत लाभ के लिए, यानी बच्चे को थोड़ा सा लालच दिया जाए, है ना। तो इस काम को कर ले तो ये 10 रुपये मिल जाएंगे, बच्चा तुरंत जा करके करेगा, है ना। बच्चे से कहा जाए तूने अगर इस तरीके से काम किया तो तेरे नंबर 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी काम करेगा। यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा कार्य करता है अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी परंपरागत स्तर, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल एज।
कन्वेंशनल लेवल, तो कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत बच्चा क्या कर रहा होता है, समाज के नियमों को मानना, यानी समाज में जो नियम बनाए गए उनके तहत बच्चा काम कर रहा है। क्या करता है इसमें, जो थर्ड स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या करता है, दूसरों को खुश रखने के लिए सही काम कर रहा है। यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में जब जैसे विद्यालय जाना शुरू किया, विद्यालय गया तो उसको क्या करना है, सब किसी भी टीचर की गुड बुक में आना है, उसे क्लास के बच्चों के सामने एक अच्छा बच्चा बन के रहना है। तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, आगे से आगे जाकर के काम कर रहा होगा, यानी दूसरों की नज़रों में आने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए बच्चा जो कार्य करेगा वो हमारा होगा थर्ड चरण, है ना। और ये जो स्तर होगा, लेवल होगा, स्तर वो होगा सेकंड, और स्टेज नंबर होगा थर्ड, है ना। तो दूसरों को खुश करने के लिए बच्चा इसमें काम करता है। नेक्स्ट है चरण, यानी कानून और व्यवस्था, नियम और कानून का पालन। बच्चा इसमें क्या करता है, यानी समाज में ने कुछ नियम बनाए, तौर तरीके बनाए, उनके तहत हमें उनका पालन करते हुए उस कार्य को कर रहा होता है। नेक्स्ट है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल एज कहते हैं। इसमें जो बच्चा है उसमें उच्च नैतिक सोच आ चुकी होती है, बच्चे के जो सोचने का जो स्तर है उसका लेवल बढ़ चुका होता है। बच्चे में ये पता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो अनुचित है या उचित है ना। अगर उसने इस तरीके का कार्य किया तो समाज में उसकी प्रति किस तरीके की प्रतिक्रिया दिखाएगा, उन सारी चीज़ों को जान चुका होता है बच्चा इस एज में। तो आइए करते हैं इसके बारे में। इसमें जो बच्चा है वो समाज के लिए क्या करेगा, समाज के हित के लिए कार्य करेगा, समाज के बनाए हुए अनुबंधन एवं नियमों को मानेगा। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत बच्चे को क्या है कि इसके अंतर्गत जो बच्चा है वो सत्य, न्याय, समानता, इन समस्त चीज़ों को सीख चुका होता है। इसके बाद में अब हम जानने वाले हैं बहुत छोटी सी ट्रिक के साथ में, बहुत छोटे छोटे शब्दों में इनकी जो क्या बोलते हैं आपके कोलबर्ग हैं उनके स्टेजों को याद रखना और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है उसके बारे में। तो आइए चलते हैं क्विक ट्रिक्स, यानी कोलबर्ग ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया, मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। कितनी लेवल बताए इन्होंने, 3 लेवल्स बताएं, प्री, कन्वेंशनल एंड पोस्ट, 3 इन्होंने स्तर बताए। कितने इन्होंने स्टेज 3 लेवल बताए और 3 लेवल्स थे इनके और 6 स्टेजेस थे। आइए जानते हैं इनके इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो यहाँ लगभग हमें टोटल 15 MCQ मिलने वाले हैं जिनको हम करेंगे, और ये जो MCQs हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, है ना। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से कई बार आपको डायरेक्ट आपको देखने के लिए आपके पेपर में मिलेंगे, तो इनको थोड़ा अच्छे से करते रहिएगा। कोलबर्ग किससे संबंधित है, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये किससे संबंधित होंगे, नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर होने वाला है नैतिक विकास, यानी मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। कोलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं, जस्ट अभी हमने इसका आंसर किया था, यानी इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर के साथ साथ में इन्होंने कितने स्टेजेस बताए हैं, तो इन्होंने 6 स्टेजेस भी दिए हैं। तो कुल चरण कितने हैं, तो कुल चरण हैं इनके 6 चरण बताए हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड से बचने वाला स्तर है, यानी कौन सा स्टेज है जिसके अंतर्गत बच्चा डरता है दंड से। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है हमारा फर्स्ट, यानी बच्चा फर्स्ट स्टेज ही है, फर्स्ट स्टेज जिसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के लिए कार्य करता है, क्या बोलते हैं, अनुपालन और दंड। तो अनुपालन और दंड से संबंधित है हमारी फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बच्चा है वह अच्छा बच्चा किस स्तर में रहना पसंद करता है, यानी अच्छे बच्चा बनना करके, यानी दूसरों की गुड बुक के लिए कार्य कर रहा होता है, स्टेज 1, स्टेज 3, 5 या 6। तो स्टेज जो नंबर हमारा 3 था जिसमें बच्चा दूसरों की गुड बुक में रहने के लिए कार्य करता है। तो आंसर नंबर होने वाला है हमारा 3, दूसरों को खुश करने के लिए करता है बच्चा जो भी कार्य करेगा वो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो होने वाला है कानून का पालन किस चरण में करता है। तो बच्चा जो कानून का पालन है वो कौन सी एज में करेगा, यानी लॉ ऑर्डर स्टेज। लॉ ऑर्डर स्टेज हम किस चीज़ को कहते हैं, स्टेज नंबर फोर्थ को स्टेज नंबर जो 4th है वो हमारा होगा कानून और अनुपालन। नेक्स्ट है व्यक्तिगत लाभ किस स्तर में है। तो व्यक्तिगत जो लाभ है वो कौन सी स्तर में होगा, जहाँ बच्चा अपने लाभ के लिए कार्य करता है, यानी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट वाला जो होगा वो होगा हमारा स्टेज नंबर 2। इसमें बच्चा खुद के लिए कार्य करता है, खुद के लाभ के लिए। नेक्स्ट है उच्चतम नैतिक स्तर। उच्चतम जो नैतिक स्तर है उसमें बच्चा किसके लिए कार्य करेगा। तो उच्चतम नैतिक स्तर है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल एज के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होने वाला है पोस्ट कन्वेंशनल एज, है ना। बच्चा उच्चतम नैतिक स्तर तक का ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है इस एज में, यानी सबसे उच्च स्तर का ज्ञान है पोस्ट कन्वेंशनल एज में। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अनुबंधन किस चरण में आता है। तो सामाजिक जो अनुबंधन है वो कौन से चरण में होगा, 4, 5, 6 या फिर 3। तो जो सामाजिक अनुबंधन है वो हमारा आता है स्टेज नंबर 5 के अंतर्गत, यानी बच्चे को सामाजिक नियम तौर तरीके समस्त चीज़ों को बच्चा इस एज में सीख चुका होता है। तो समाज के हित के लिए बच्चा इस एज में काम करता है, इस स्टेज में। नेक्स्ट है सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी इस एज में बच्चा सार्वभौमिक सिद्धांत को सीख चुका है। सार्वभौमिक सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा है वो न्याय और समानता समस्त प्रकार के भेदों को सीख चुका होता है। तो ये जो एज है या जो स्टेज है वो कौन सी होने वाली है, वो स्टेज होने वाली है 6, यानी 6 नंबर के स्टेज में बच्चा सार्वभौमिकता को सीख चुका है, ग्रहण कर चुका होता है। नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल वर्क पर किसका प्रभाव अधिक रहा। तो कॉल वर्क पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा है वो रहा है जीन पियाजे का, क्योंकि जीन पियाजे भी किसको जोड़ते हैं, जीन पियाजे समाज से बच्चे को जोड़ने का प्रयास करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से। और तो कोल वर्ग हैं, उन्होंने भी अपने जो नैतिकता का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं समाज से ही बच्चे को जोड़ करके प्रेरित होकर के दिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो फर्स्ट होने वाला है, तो आप इसको फर्स्ट लगा लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैतिक विकास किससे जुड़ा हुआ है। नैतिक विकास शरीर से, व्यवहार से, सही गलत की समझ से या खेल से। तो नैतिक विकास है वो हमारा जुड़ा हुआ है सही गलत की सोच से, यानी बच्चा समाज में रहते हुए सीखता है कि समाज के लिए कौन सी चीज़ अनुचित है और कौन सी उचित है। तो उचित और अनुचित का फर्क बच्चा नैतिक विकास के माध्यम से सीख पाता है। तो मोरल रीजनिंग्स के माध्यम से बच्चा सीख रहा है, तो इसका सही आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चा नियम क्यों मानता है। बच्चा जो नियम है वो क्यों मान रहा है, डर से, कानून के लिए, लाभ के लिए या खुशी के लिए। तो बच्चा है उसके अंदर जो 4th स्टेज है उसमें बच्चे का जो माइंड सेट है वो थोड़ा विकसित हो चुका होता है, उसमें समझ आ चुकी होती है कि समाज में रहने के लिए हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर को बच्चा यहाँ जान चुका है ना, नियमों को सीख चुका है। तो बच्चा किसके लिए काम कर रहा है, कानून के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 है वो किस पर आधारित है, दंड पर, लाभ पर, समाज पर या फिर न्याय पर। तो जो स्टेज नंबर 2 है वो डिपेंड करती है हमारी सेल्फ इंटरेस्ट पर, यानी इस एज में जो बच्चा है जितना भी कार्य करेगा वो किसके लिए कर रहा होता है, अपने स्वयं के आनंद के लिए कर रहा होता है। उसको स्वयं को चीज़ें अच्छी लग रही है इसलिए कार्य कर रहा है, यानी बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है, अपने लाभ के लिए काम करेगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है लाभ के लिए। लाभ भी कौन सा है, सेल्फ इंटरेस्ट वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 का जो आधार है वो क्या होने वाला है, स्टेज नंबर 3 का जो आधार है वो क्या, लाभ, समाज, दूसरों की स्वीकृति या दंड। इसमें जो बच्चा है वो गुड बुक में रहना पसंद करता है, एज अ गुड बॉय, एज अ गुड गर्ल के आधार पर बच्चा कार्य करना पसंद करेगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा समाज की स्वीकृति। तो समाज की जो स्वीकृति है वो आंसर नंबर है हमारा 3, तो इसको आप लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा क्या होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ अधिगम के प्रकाश दिए हुए हैं, अधिगम की थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रयत्न एवं त्रुटि से संबंधित या अनुकरण है, अंतर्दृष्टि से संबंधित पूरी थ्योरी के साथ में आपको इनके एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि के बारे में। तो प्रयत्न एवं त्रुटि है उसका जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है।
यानी इसमें बच्चा प्रयत्न करता है, गलतियाँ करता है और गलतियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण का मतलब है करने के माध्यम से सीखना, अपने अनुकरण के माध्यम से सीखना, अपने आस पड़ोस सबके माध्यम से सीखना। अंतर्दृष्टि, ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। अंतर्दृष्टि यानी सूझबूझ के माध्यम से भी बच्चा सीखने का प्रयास करता है। तो अगर आगे भी आपको इस तरीके की वीडियोज़ और भी मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस टॉपिक के अलावा किसी अन्य टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आगे आपको उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी।